हेलो एवरीवन, मैं स्वाति आपके अपने चैनल स्टडी नोट्स पर आपका स्वागत करती हूं। कल हमने सीटेट 2014 में सितंबर का जो पेपर हुआ था उसको सॉल्व किया था। आज हम सीटेट 2014 का ही फरवरी में जो आपका पेपर हुआ था उसके ईवीएस के पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो पेपर है सीटेट फरवरी 2014 का, इसमें ईवीएस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह 61 से स्टार्ट है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, इसको देख लेते हैं पहले। इसमें हाथी के संबंध में हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं। इसमें से हमें बताना है चारों में से कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो पहला कह रहा है हाथी गदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। ये बिल्कुल सही है। सेकंड में कहा जा रहा है अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड कह रहा है 3 महीने के जो हाथी के बच्चे का वजन होता है वो लगभग 200 किलोग्राम होता है। ये भी बिल्कुल सही है। फोर्थ में कह रहा है अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 200 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है। इसमें कहा जा रहा है मधुबनी चित्रकला के बारे में हमें सही जो कथन है वो चुनना है, यानी कि मधुबनी जो चित्रकला है उसके बारे में। तो ए में कहा जा रहा है ए बी सी और डी, ये जो है हमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। अब हमें बताना है इनमें से कौन कौन से सही हैं। इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के जो रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। बी में कह रहा है इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी और मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। यह लोक कला चित्रकला बहुत पुरानी है, यानी कि लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम जो है वो मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। ये भी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। तो ए बी सी हमारे बिल्कुल सही हैं। उसके बाद डी देख लेते हैं। ये कह रहा है कि मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि मधुबनी जो है वो बिहार की चित्रकला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी इज द राइट आंसर हमारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में कहा जा रहा है कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। बिल्कुल थोड़ा सा जो क्वेश्चन होता है उसको चेंज कर देते हैं और आंसर जो है वो हमारे गड़बड़ा जाते हैं। अब देखिए, कोई पक्षी जो है पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। तो देखिए, अगर सबसे ऊंची डाल पर कहा जाता कि सबसे ऊंची डाल पर बनाता है तो चील या गिद्ध पर, ये हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन अगर किसी नॉर्मल पेड़ की बात की जाए, यहाँ पर पेड़ की ऊंची डाल पर कहा जा रहा है, सबसे ऊंची नहीं, पेड़ की ऊंची डाल, यानी कि नॉर्मल पेड़ की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा, जो कि हमें ऑप्शंस में दिया भी है, वो हमारा हो जाएगा कौवा, यानी कि जो हमारा क्रो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है। ये कह रहा है पोचमपल्ली, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछली वीडियोज में आया भी था इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और बाई चांस मतलब ज़्यादातर जो होते हैं वो क्वेश्चन रिपीटेड हो जाते हैं सीटेट में। इसमें कह रहा है पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 64 का, वह होगा आंध्र प्रदेश। अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो पोचमपल्ली जो है वो तेलंगाना में है, लेकिन इसमें जो इसका आंसर बनेगा, तेलंगाना हमें ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो ये हमारा आंध्र प्रदेश जो है, आंध्रा, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद रेगिस्तानी ओक का जो क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है। रेगिस्तानी ओक के बारे में बात की जा रही है। रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन जो है, सही स्टेटमेंट क्या होगी, वो हमें करेक्ट स्टेटमेंट आपको चुननी है, चूज करनी है। तो सेलेक्ट क्या करेंगे? सही स्टेटमेंट, यानी कि ए कह रहा है यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। बी कह रहा है यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जो जड़ें होती हैं वो टहनियों से लटकती हैं। ये हमारा गलत हो जाएगा। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। ये भी बिल्कुल सही है। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। ये भी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ए, सी और डी ये हमारे किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में है। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा। अबू धाबी के विषय में सही स्टेटमेंट जो है वो हमें सेलेक्ट करनी है। ए कह रहा है यह रेगिस्तानी इलाके में है, जो कि बिल्कुल सही है। ए वाला हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, ये भी बिल्कुल सही है। सी में कह रहा है यहाँ की स्थानीय भाषा जो है वो अरबी है, ये भी सही है। अबू धाबी की मुद्रा यानी कि रुपए को दीनार कहते हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि जो
अबू धाबी की जो करेंसी है वह रियाल है। तो ये जो हमारा डी वाला गलत हो जाएगा, ABC। ये हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में है, यही हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। कुछ जानवर जो होते हैं वो रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं, इसमें हमें पूछा गया है कि जो कुछ जानवर होते हैं वो रात में जागते हैं, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो जिन रंगों को देखते हैं वो होते हैं काला और सफ़ेद, यानी कि ब्लैक एंड वाइट कलर। ये बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 जो है, इसमें हमें एक पाई चार्ट दिया गया है। अब इसको पहले तो हमें समझना है। नीचे चित्र 1 जो है उसमें 24 घंटे की जो घड़ी है, यानी कि पूरे 24 घंटे की घड़ी हमें दिखाई गई है, तथा चित्र 2 और चित्र जो फिगर आपको दे रखी हैं, पहली फिगर और दूसरी फिगर, ठीक है, दूसरी और तीसरी, सॉरी, इसमें जो दिया गया है वो हमें जानवर दिए गए हैं, एनिमल X और Y दिया गया है, यानी कि पहले जानवर का नाम है X और दूसरे जानवर का नाम है Y। फिर कह रहा है इनके सोने के समय का छायांकित जो भाग है वो हमें दिखाया गया है। तो इसमें 2 बॉक्स हो गए और इसमें जो है हमें 8 बॉक्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे रखे हैं, सॉरी। X तथा Y के सोने के समय के बारे में सही कथन क्या है, यानी कि कौन सा जानवर जो है वो कितने घंटे सोता है, हमें ये पता करना है। तो देखिए 24 घंटों में जो बॉक्स है, एक बॉक्स है, ये पाई चार्ट में जो है वो 2 घंटों को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 24 घंटे। अब देखिए कितने घंटे हो गए टोटल, इसमें जो है हमारे 12 बॉक्स हैं, यानी कि 12 दूनी 24, तो 12 2 जा 24, यानी कि 24 घंटे हो गए, ठीक है। तो एक बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 घंटों को, यानी कि 2 आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखिए इसका आंसर कैसे निकालेंगे। जो पहला जानवर है अगर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यानी कि ये जो जानवर है वो 4 घंटे सोता है। कितने घंटे सोता है? क्योंकि 2 बॉक्स जो है उनको बता रहा है। इसमें जो है हमारा 9 बॉक्स हैं, ठीक है, 9 बॉक्स हैं। इट मीन्स क्या हुआ, ये जब 9 बॉक्स है तो ये हो जाएगा हमारा 18 आवर्स, ये हमारा 18 आवर्स। तो जानवर एक जो एनिमल X है वो हमारा क्या है, 4 घंटे सोता है, 4 आवर्स, और ये जो एनिमल Y है वो हमारा 18 आवर्स सोता है। अब ये हम देख लेते हैं कौन से उसमें है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 कि जो X है वो 4 घंटे सोता है, जबकि Y जो है वो 18 घंटे सोता है, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 69 है, इसमें कहा जा रहा है जो डेड सी है, यानी कि मृत सागर के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसके बारे में जो हमारा सही स्टेटमेंट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ऐसा सागर जो सभी महासागरों और सागरों से ज़्यादा नमकीन है उसे डेड सी कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है, इसका देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है, ठीक है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है। तो देखिए पहले हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना। सेकंड में कहा जा रहा है विभिन्न क्षेत्र और जो संस्कृतियां हैं उनके विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना तथा सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो 70 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो विविध क्षेत्र वाले जो संस्कृतियों वाले जो विद्यार्थी हैं उनके घरों में खाए जाने वाले जो भोजन है उनको मंगाया जाए, उनको प्रदर्शित किया जाए सामने, और सहपाठियों से क्या किया जाए, उनकी इन्फॉर्मेशन जो है उसका आदान प्रदान किया जाए। ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय जो चिंताएं हैं उनके बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए जो एक्टिविटीज आपको दे रखी हैं उनमें से सबसे ज़्यादा यानी कि मोस्ट इफेक्टिव जो है वो क्या होगा। तो देखिए विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर, ये इतना ज़्यादा सही नहीं रहेगा, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखा देना। भ्रमण पर ले जाना तो सही है, लेकिन सिर्फ जो प्रदूषित नदी को दिखा देने से ही ये जो एक्टिविटी जो कराई जा रही है यानी कि बच्चों को सिंसियर कर दिया जाएगा, ये हमारा सही नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है थर्ड में विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण हैं, जो बहुत सारे जो प्रदूषण हैं यानी कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सारे जो मतलब पॉल्यूशन है उनसे संबंधित जो समूह परियोजनाएं हैं उन पर कार्य करने के लिए कहना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें क्या है, सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारा जो 71 का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 72 है, नेहा कक्षा 5 के जो ईवीएस है उसके सब्जेक्ट में नीचे दी गई जो मूल्यांकन तकनीक है उनका प्रयोग करती है, यानी कि क्लास 5th में वो इन टेक्निक्स का यूज करती है जो कि हमें दी गई हैं। तो अब इसमें पूछा जा रहा है नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा युगल जो है वो सबसे अधिक वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव जो असेसमेंट है वो करेगा, ठीक है, दे सकता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, फर्स्ट और फोर्थ। हस्तलिखित जो क्रियाकलाप होंगे यानी कि बच्चे जो हाथ से बना रहे हैं चीज़ें उनको वो क्या है प्रत्यक्ष रूप से देख रही है। अगर बच्चों से कोई भी मौखिक
परीक्षा ली जाती है तो उसका भी क्या है अवलोकन वो प्रत्यक्ष रूप से कर रही है, तो उसे पता है कौन सा बच्चा जो है वो किस तरीके का मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है सामने, तो ये जो है हमारे बिल्कुल बेटर ऑप्शन हो जाएंगे। लेकिन यदि हम किसकी बात करें, गृह कार्य की बात करें जो कि घर में बच्चों को दिया जाता है, तो ये वर्क जो है वो बच्चा घर में किसी और से भी करा सकता है, तो इतना जो मूल्यांकन करना जो है वो बिल्कुल सही नहीं हो पाएगा, एग्जैक्ट आप बच्चे का असेसमेंट नहीं कर सकते हो। उसके बाद कह रहा है परियोजना कार्य मूल्यांकन, ये भी बच्चा जो है वो किसी और से करा सकता है, ठीक है, किसी और की सहायता लेकर, हेल्प लेकर, तो इसमें भी आप उतने अच्छे से बच्चे का असेसमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप बच्चा आपके सामने कोई चीज़ बना रहा है तो आप बता सकते हो उसको कि बच्चा जो है वो किस तरीके का है और बच्चे को कितना अच्छी तरह से अधिगम जो है वो कर रहा है, बच्चा सीख रहा है चीज़ों को, तो ये जो है फर्स्ट और फोर्थ ये हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है, क्वेश्चन नंबर 73 है ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए, यानी कि जो होमवर्क बच्चों को दिया जा रहा है वो किसको सेंटर पॉइंट बनाकर बच्चों को दिया जाना चाहिए। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा गृह कार्य इस तरीके का दिया जाए कि बच्चा जो है वो लर्निंग को एक्सटेंड करे, यानी कि विस्तारित अधिगम के लिए, और जो बच्चे को चुनौतियाँ और जो उत्तेजना है उसका उपयोग किया जाए, यानी कि बच्चे को चैलेंजिंग जो है जो चैलेंज है उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और उनमें क्या है इंटरेस्ट भी दिखाना चाहिए। ये जो है ऐसा गृह कार्य जो है वो बिल्कुल सही होगा, तो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। ये कह रहा है शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक जो भ्रमण है उसकी योजना बनाई, ठीक है, नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है, यानी कि इररिलेवेंट पूछा गया है, ठीक है, रिलेवेंट नहीं पूछा गया है, अप्रासंगिक है वो पूछा गया है। तो देखिए इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ये जो है बिल्कुल अप्रासंगिक होगा, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। अब अगर शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले जाया जा रहा है तो बच्चों को नेचुरल जो चीज़ें हैं वो दिखाने के लिए ले जाया जा रहा है, नहीं ना कि उनके ऊपर बोझ लादने के लिए, ठीक है। किताबों का प्रयोग जो है वो तो हम क्लासरूम में भी कोरिलेट करके चीज़ों को पढ़ाते हैं, तो ये जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करें, प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, ये बिल्कुल सही है कि अगर बच्चे कोई चीज़ देख रहे हैं और उससे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं तो टीचर जो है वो जान रही है कि बच्चे जो हैं वो कितने जिज्ञासु हैं। उसके बाद है ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है बिना मुझे सूचित किए कहीं ना जाना, ये भी टीचर कह सकती है। अपने साथ पेन और नोटपैड लेकर आना, नोटपैड यानी कि जो भी चीज़ें वो देख रहा है उनको वो नोट भी करते चले, तो ये सारी चीज़ें तो सही होंगी। लेकिन अगर अप्रासंगिक की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है प्राथमिक स्तर की जो अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में क्या होना चाहिए। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा जो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सप्लोर सराउंडिंग, यानी कि अपने आसपास की जो खोजने के अवसर हैं वो प्रदान करना, ताकि बच्चा जो है वो चीज़ों को अच्छी तरह से देखे, समझे और उनको परखे भी, ठीक है, और सीखे भी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 76 है, ये कह रहा है प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल पर जो ईवीएस है उसकी पाठ्यपुस्तकों में कविताएं और जो कहानियां हैं इसके बारे में हमने बहुत बार चर्चा की है, डिस्कशन किया है। इसमें कह रहा है इसका जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, विषय के अधिगम में आमोद और प्रमोद प्रदान करना, यानी कि जो प्रोवाइड फन एंड एंजॉयमेंट इन लर्निंग ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया, ठीक है, यानी कि जो ट्रैवल है उसके ऊपर जो प्रस्तुतिकरण है वो बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। अब इनमें से हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों से यात्रा में जो उपयोग किए गए जो विभिन्न साधन थे उनके अनुभवों का, यानी कि जो उसने एक्सपीरियंस लिया है उनको वर्णन करने के लिए कहना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है, 78 में कहा जा रहा है कक्षा 5 की ईवीएस की जो पाठ्यपुस्तक है, पाठ्यपुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा करिए। जो भाग है, ठीक है, भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट आपको दे रखी है, यदि आपके गांव अथवा शहर में 1 सप्ताह तक पेट्रोल व डीजल ना हो तो क्या होगा, ठीक है। तो इस कथन का जो उद्देश्य है वो क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट कही गई है वो क्या हो सकती है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 कि जो वास्तविक जीवन की जो चिंताएं हैं उनको समझने हेतु जो कल्पना और जो सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देने के लिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको बच्चों के सामने पूछा जाता है, ताकि बच्चे जो वास्तविक यानी कि जो वास्तविक परिस्थितियां चल रही है, जो हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, रियल लाइफ है, उसके बारे में बच्चे क्या हैं उसके बारे में कल्पना करें, सोचें, ठीक है, थिंकिंग लेवल को डेवलप करें, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का जो यूज किया जाता है वो सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम बात,
प्रश्नोत्तर तकनीक, यानी कि प्रश्नोत्तर जो क्वेश्चनिंग जो की जाती है उसके लिए वो उसका जो मेन जो पर्पस होता है उसका होता है कि शिक्षार्थियों में सीखने की जो जिज्ञासा है वो उत्पन्न करने के लिए। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, ये कह रहा है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है, यानी कि ईवीएस जो प्राइमरी लेवल पर जो ईवीएस पढ़ाई जाती है उसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कक्षा की पढ़ाई को जो शिक्षार्थी के जो विद्यालय से बाहर का जीवन है, यानी कि क्लासरूम की जो पढ़ाई होती है उसको विद्यार्थी का जो जीवन है बाहर के जीवन से उसको संबंधित करके पढ़ाना, ताकि बच्चा जो है वो उन चीज़ों को कोरिलेट करके अच्छे से समझे। ठीक है, इसलिए इसका प्राइमरी लेवल पर जो ईवीएस पढ़ाई जाती है उसका प्रमुख उद्देश्य यही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है, प्राइमरी लेवल पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना, यहाँ पे पेड़ों का जो संरक्षण है उसकी बात की जा रही है, बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा जो एक्टिविटी है इनमें से वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त नहीं होगी। इसमें पूछा गया है कि कौन सी उपयुक्त नहीं होगी, तो जो सबसे कम वो इररिलेवेंट होगा वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें कहा जा रहा है पहले वाले में वृक्षों पर नारा लेखन यानी कि स्लोगन राइटिंग जो प्रतियोगिता है उसको आयोजित कराना, ये तो सही बात है। सेकंड में कह रहा है प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर, ये भी बिल्कुल सही बात है, उसकी देखरेख करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सेकंड वाला भी सही है। थर्ड में कहा जा रहा है बच्चों को लकड़ी के जो लट्ठे हैं उनका भंडार दिखाना, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि ये उपयुक्त नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, इसमें देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न जो स्रोत हैं और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है। तो इसका जो हमारा मुख्य उद्देश्य होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि जो लर्निंग की जो प्रोसेस है उसमें विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना, यानी कि अगर वो खुद से रोल प्ले कर रही है तो वो एक्टिव रोल प्ले कर रही है। ठीक है, उस जो चीज़ का खुद से पार्ट बनी हुई है, जिससे कि जो अंजलि है वो खुद से अपनी जो चीज़ें हैं उनको ऑब्जर्व करेगी और सोचेगी और समझेगी भी। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 है, इसमें कहा जा रहा है प्राइमरी लेवल पर जो ईवीएस का करिकुलम है उसमें साइंस और सोशल साइंस इनके जो कॉन्सेप्ट हैं उनको भी शामिल करके विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है ईवीएस का जो करिकुलम है उसको। तो ऐसा करने का जो मेन मोटिव है वो क्या है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा 83 का ऑप्शन नंबर 1, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी जो ढंग है उससे देखने योग्य बनाना, ताकि वो पूरे समरूप जो रूप है, फॉर्म है, उसको जान सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 है, ये कह रहा है ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि संबंधित मामलों यानी कि समस्याओं पर वीडियो फिल्म दिखा देना, ये हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है संबंधित मामलों या समस्याओं पर विशिष्ट जो भाषण है वो दे देना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है संबंधित मामलों पर जो जिक्र करना, मतलब जो प्रतियोगिताएं हैं यानी कि प्रश्नोत्तर जो प्रतियोगिता है उसका संचालन करना, ये भी हमारा इतना बहस नहीं रहेगा। लेकिन अगर विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना, ठीक है, एक पूरे ग्रुप में कार्य करना, ये जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना जो है वो बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फेन यानी कि लिंग हू फेन डिश की बात की जा रही है। यह छात्र कहाँ का हो सकता है। ये जो है वो हांगकांग में बनाई जाने वाली डिश है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 हांगकांग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 86 है, ब्रेल लिपि के बारे में इसमें पूछा गया है। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ब्रेल को, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु यानी कि उभरे हुए जो बनाकर लिखा जाता है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है दूसरा जो ऑप्शन है वो कह रहा है यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। 1 सेकेंड, 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है क्योंकि जो विधि है, ये जो लिपि है वो 6 जो पॉइंट्स हैं यानी कि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ठीक है, एनसीईआरटी में भी यही दिया गया है। तो इसका जो है इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं इसके आंसर को, क्योंकि अगर हम ऑप्शंस को मैच करेंगे तो भी इसमें जो है वो ऑप्शंस मैच नहीं करेंगे, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 को पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है,
ए कहा जा रहा है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, ये जो है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद बी कह रहा है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, ये वाला भी बिल्कुल सही है। सी कह रहा है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ए और बी ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है, यही हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। ये कह रहा है मधुमक्खी पालन के विषय में जो सही स्टेटमेंट है वो क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा जो समय है वो जनवरी से मार्च तक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन कह रहा है लीची के फूल जो होते हैं वो मधुमक्खियों को लुभाते हैं, ये वाला हमारा करेक्ट है। थर्ड कह रहा है मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित जो शहद का भंडारण है करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद जो फोर्थ वाला है वो कह रहा है उसमें कहा गया है मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल जो होता है वो बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, ये भी बिल्कुल राइट है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये हमारे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं, इसमें कहा जा रहा है किसी छात्रा ने अपनी अहमदाबाद से नगर कोइल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी में नीचे दी गई जो जानकारी है, यानी कि उसने यात्रा की और जो भी जानकारी है वो इन स्टेटमेंट के माध्यम से उसने लिख दिया। तो देखिए सबसे पहले कहा जा रहा है इसमें आपको दिनांक दे रखी है, स्टेशन का नाम दे रखा है, पहुंचने का समय और स्टेशन छोड़ने का समय, फिर गांधी धाम से जो दूरी है वो किलोमीटर में आपको दे रखी है। ए में कहा जा रहा है कि अहमदाबाद से नगर कोइल की दूरी उसने बताई है कि 2348 किलोमीटर है। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, पहुँचने का समय क्या था किलोमीटर में गांधी धाम से, तो जब आप 2649 में से जब इसको माइनस करेंगे 301 को, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो होगा 2348, ये हमारा सही आंसर निकल के आएगा। यानी कि क्या हुआ कि जो ये ए स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। बी वाले में कहा जा रहा है इस दूरी को रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। जब आप टाइम निकालोगे तो इस दूरी को रेलगाड़ी जो है वो 28 घंटे यानी कि 28 आवर्स और 55 मिनट्स जो है वो आपका निकल के आएगा, यानी कि सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो डी वाला कह रहा है वो कह रहा है रेलगाड़ी की जो औसत चाल है वो लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये भी आपका बिल्कुल सही है डी वाला। क्योंकि जब आप स्पीड निकालोगे, यहाँ पर औसत चाल कही जा रही है ना 80 किलोमीटर पर आवर्स, यानी कि जब आप स्पीड निकालोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम करके, तो डिस्टेंस हमारा कितना है, डिस्टेंस जो हो गया वो हमारा हो गया 28 घंटे 55 मिनट। अब इसमें से क्या है आप डिवाइड कर दोगे, देखो नहीं सॉरी, डिस्टेंस जो है वो हमारा है 2348, ये हमारा है डिस्टेंस। अब जब इसमें से आप 28 जो घंटे हैं आपके 28 यानी कि 55 मिनट, वो 28 घंटे और 55 मिनट जब आप डिवाइड करोगे टाइम से, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 80 किलोमीटर पर आवर, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ए सी डी ये हमारे बिल्कुल सही है। अब ए सी डी जो है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, यही हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है, इसमें कहा जा रहा है ये जो लास्ट क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। नीचे दी गई कौन कौन सी जानकारी जो है वो एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है, ठीक है, रेल टिकट की बात की जा रही है। तो इसका जो हमारा देख लेते हैं ऑप्शंस जो दे रखे हैं। ए कह रहा है टिकट बुक कराने की तारीख और समय व यात्रा शुरू करने की तारीख व समय, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया, ये भी होता है। उसके बाद सी कह रहा है यात्रा करने वालों का नाम, आयु और लिंग, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। डी वाला कह रहा है ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम जो स्टेशन है, ये भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद डी कह रहा है अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की जो तारीख होती है वो और समय, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए बी डी और ई ये हमारे कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए बी डी ई, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा ईवीएस का जो सितंबर आपका फरवरी 2014 का जो पेपर था वो हो गया है हमारा कंप्लीट। इसी के साथ हमने जो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर थे काफ़ी हद तक हमने सॉल्व कर लिए हैं, और इस पेपर में आपके बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस थे वो रिपीटेड क्वेश्चंस थे, आपने देखा भी होगा अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस देखी होंगी, क्योंकि हमने इससे पहले इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम करा चुके हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल।